हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हमारा चैप्टर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज। कुल मिलाकर के अर्बन जो सेल्फ गवर्नेंस है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। म्युनिसिपैलिटी, अर्बन, लोकल गवर्नमेंट कैसा है, क्या है इसमें एग्जैक्टली ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मीनिंग और जुडिकेशन क्या है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरियाज थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल टू लोकल सिटीजन्स। क्लियर है? आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसके इलेक्शंस होते हैं, पार्षद वगैरह के हम लोग देखते हैं हमारे मोहल्ले में, है ना। और फिर वो इलेक्ट होकर के वहां पे क्या बनाते हैं, तो लोकल अर्बन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। कहीं म्युनिसिपैलिटी है, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ऐसी चीजें देखने को मिलेगा। अब ये एग्जैक्टली क्या है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं कि 73rd कैसे हुआ, 73rd में क्या क्या हुआ। सेम कंडीशन कुछ ऐसा भी यहां भी है। क्या होता है, राजीव गांधी गवर्नमेंट 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आते हैं। ठीक है, मतलब राजीव गांधी के समय 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ये 1989 का था, आपको याद हो तो, और नहीं है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के देखिए। ये राज्य लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जब गया तो वहां पे स्टक होकर के रह गया। फिर बाद में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो वहां पर लाया गया। बट दुखद बात यह है, ये राजीव गांधी की सरकार है। फिर उसके बाद वीपी सिंह की सरकार में आया। वीपी सिंह की सरकार में क्या हुआ कि बेचारे का सरकार ही गिर गया, तो बिल पास हुआ ही नहीं, बिल वैसे फंसा रह गया। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव आते हैं और उनके सरकार में ये पास किया जाता है। ठीक है, तो किसके गवर्नमेंट में हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, फिर उसके पहले हमने इसकी हिस्ट्री देखी है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि 1919 का एक्ट और फिर उसके बाद 1935 का एक्ट, और देन आफ्टर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसको यहां पर अपना रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए, टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है। जुडिक्शन इज confined to a specific urban area demarcated by the state government। कुल मिलाकर के ये डिमार्केशन कौन करता है कि भाई कौन सा शहर कैसा होगा, कौन सा अभी शहर की ओर बढ़ रहा है जगह, या कौन सा जगह पूर्ण रूप से शहर बन गया है, या कोई एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी बन गया है जिसको हम मेट्रो सिटीज बोलते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तो आप जानते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, और अमेंडमेंट एक्ट हुआ है तो इसमें कंफर्म है कि ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट होगा, क्योंकि संविधान के अंदर ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो 7th शेड्यूल में है। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट, और ये जस्टिसिएबल बाय कोर्ट होगा, ये याद रखना। मतलब आपसे पूछा जाए कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, तो हाँ, ये लागू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर संशोधन करके इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें याद रखो। अगर आपने पंचायती राज पढ़ा है 73rd, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ये मैं पहले बता चुका हूं पंचायती राज में, देन फिर भी मतलब ये वाली चीजें हमने यहां से स्टार्ट किया था लॉर्ड रिपन से, और ये चीजें हमने पूरा पढ़ लिया है। अब क्योंकि वहां पर अर्बन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही थी, तो हमने वहां पे इस चीज को नहीं पढ़ा है। तो देखिए क्या होता है। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पर बना, मद्रास पे बना। ठीक है, कब बना, 1688 में। अब इसमें आपसे ये बोला जा सकता है कि भारत के इतिहास में, या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इतिहास में अगर देखा जाए, तो अरेंज करने के लिए आ सकता है कि सबसे पहले कौन सा ऐसा शहर बना, तो ये है मद्रास। हमारे दिमाग में क्या जाता है बार बार कि कहीं ऐसा ना हो वो कलकत्ता हो, क्योंकि अंग्रेजों ने जो डेवलप किया उस समय सबसे पहले, या ज्यादा डेवलप्ड हमें बार बार हिस्ट्री में मिलता है, वो क्या मिलता है, तो कलकत्ता मिलता है। क्लियर है? फिर इसके बाद 1726 में क्या बना, मुंबई बना, ये याद रखो, और कलकत्ता बना। तो देखिए, ये फर्स्ट स्टेज में क्या बन रहा है, मद्रास बन रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या बन रहा है, बॉम्बे और कलकत्ता। तो अरेंज करने के लिए आए, या कभी ईयर पूछ दे तो कब बना, तो याद रखना, कॉर्पोरेशन सेटअप इन मुंबई एंड बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, फिर 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होता है। कौन करता है, तो लॉर्ड मेयो के रेजोल्यूशन से होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान हो अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो।
ठीक है, इनने बोला कि भाई सब्जेक्ट्स को हम डिवाइड कर देंगे, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ रहेगा। फिर उसके बाद रिपन साहब आए, जिनको भारत में सज्जन रिपन के नाम से बुलाया गया, मैं बताया था आपको, लॉर्ड रिपन, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या बातें हुई, भगवान की भी दर्जा देने की बात कुछ चल रही थी, आप हिस्ट्री देखिए। तो 1882 में सज्जन रिपन आए, ठीक है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिस्टोरियंस कह रहे हैं, मेरे लिए तो सभी रिपन सब ये पता नहीं करने क्या ही हैं, मिलते तो बताता, उस समय होता तो, ठीक है। और इनने क्या किया कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को अलाउ कर दिया, और इसलिए बोला गया कि मैग्ना कार्टा, जहां भी ऐसा लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जाता है या प्रदान किया जाता है, मतलब प्रोवाइड किया जाता है लोकल लोगों के अधिकारों को, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्ना कार्टा, क्योंकि ये ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 1215 का एक्ट क्या था, कैसा था, ब्रिटेन में, अपने इंडिया में नहीं। तो ये लॉर्ड रिपन को, और आप जानते हैं इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नेंस भी कहते हैं। फिर 1919 का एक्ट आया, और इसमें बोल दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, मतलब फाइनली डाल दिया गया। अब इसके बीच में एक एक्ट यहां पर मिसिंग है, आप याद रख लेना कि जो 1935 का एक्ट था ना, उसमें भी ये प्रोविजन था। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1935 के एक्ट में क्या ये प्रोविजन था, हाँ तो था। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है। तो 1935 का एक्ट यहाँ पे आप याद रख लो, जो हमारे भारत के संविधान का एक सोर्स भी है। तो 1935 का एक्ट याद रखिए। फिर 1992 में आप जानते हैं क्या होता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है कहां पे, हमारे संविधान के अंदर। क्लियर है, थोड़ा तेजी में बोला हूं, इसलिए बोला हूं कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो चीजें मिलेंगी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास, देन आफ्टर 1726 में मुंबई और कलकत्ता। इसके बाद फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसने किया, तो लॉर्ड मायो ने किया। ये याद रखना कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पहली बार किस के द्वारा किया गया, तो लॉर्ड मायो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे यहाँ रूल कर रही थी तब हुआ था। फिर इसके बाद सज्जन रिपन या लॉर्ड रिपन, जिसको सज्जन रिपन के नाम से लोग जानते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया। एक्ट के वाइज देखा जाए तो 1919 का और 1935 का एक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप ऐसे, ठीक है। इसको ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया, मतलब प्रोविंसेस को दे दिया गया कि अब आप अपना लोकल सेल्फ गवर्नेंस बनाइए, या अर्बन सेल्फ गवर्नेंस, जैसा आपको बनाना है आप वहां पे अपनी व्यवस्था कर लीजिए। फिर हमारे संविधान में 3 बार ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। पहली बार में पास नहीं हुआ, दूसरी बार में मतलब पहली बार में लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में फेल हो गया राजीव गांधी गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, वीपी सिंह की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया तो सरकार ही गिर गई उनकी। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आती है, और फिर वहां पे ये बिल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, और संविधान में नया पार्ट जोड़ा जाएगा 19A। क्लियर है, तो सॉरी 19A बोल रहा हूं, वेरी सॉरी, 9E, गलती से स्लिप ऑफ टंग, तो ये 9A जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज याद रखेंगे। की फीचर, लॉर्ड रिपन इज द नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इन इंडिया, मैं आपको बता चुका हूं। द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ईयर वेयर देख लेना थोड़ा सा, 1907-1909 तक आया था ये, 1907 से 9 के बीच में आया था, मतलब ये 2 साल तक यहाँ पे कमीशन आता रहा। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि रॉयल कमीशन किससे संबंधित है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन से, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है, आप याद रखना। क्या है थोड़ा बहुत देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉयल कमीशन का नाम इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। लॉर्ड रिपन याद रखेंगे, लॉर्ड मायो याद रखेंगे, बाकी कोई चीजें नहीं हो तो 74th अमेंडमेंट आपको याद रहेगा ही, इसका डेट भी याद रखो, सब कुछ याद रखो, मतलब जो जो आपको याद रह जाए यहां पर इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन क्या है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर आप किसी बुक को ओपन करेंगे तो पहली लाइन यही है कि भाई संवैधानिक संशोधन व्यवस्था के तहत 74वां संविधान संशोधन हमारे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित है, और इसको संवैधानिक दर्जा यहां पर दिया गया। ठीक है, तो देखिए पार्ट 9A एडेड, मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल इंपॉर्टेंट, ये पूरा ये जो पार्ट है ना हमारा, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पार्ट 9A एडेड, क्योंकि संविधान में संशोधन हो रहा है और एक नया चैप्टर जोड़ा जा रहा है, तो हमें एक नया पार्ट जोड़ना पड़ेगा, तो नया पार्ट डाला हमने। जो आर्टिकल्स हैं उनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा उसके प्रोविजंस के लिए। तो देखिए आर्टिकल 243P टू 243ZG, हमने पढ़ा था कि 243O तक क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, और यहां से फिर P से ZG तक क्या है, हमारे म्युनिसिपैलिटीज और अर्बन सेल्फ गवर्नेंस के लिए ये है। तो ये नया पार्ट जुड़ा और ये आर्टिकल्स जुड़े। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल आप अलग से क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के आर्टिकल्स के,
और उसमें जो जो आर्टिकल आपको दिख रहा है या हमारे स्लाइड में दिख रहा है उनको अलग से मार्क करके और आप याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। चलिए 12th शेड्यूल, एक नया शेड्यूल भी जोड़ा गया। और 12th शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि जैसे पंचायती राज के लिए नया शेड्यूल जोड़ा गया था, वहां पर 29 सब्जेक्ट थे 11th शेड्यूल, वैसे ही यहां पर हमने 12th शेड्यूल जोड़ा और कितने सब्जेक्ट डाले, 18 फंक्शनल आइटम या 18 सब्जेक्ट हमने डाल दिया। किसके लिए? अर्बन बॉडीज के लिए। क्लियर है? अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनमें कितने सब्जेक्ट डाले गए हैं 12वीं अनुसूची में, तो 18 सब्जेक्ट डाले गए हैं, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जस्टिसिएबल स्टेटस तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जस्टिसिएबल है, प्लेस्ड अंडर जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट और एनफोर्सेबल इन कोर्ट, आपको याद होना चाहिए कि कोर्ट के द्वारा, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है तो अगर कोई राज्य इसको नहीं मान रहा है तो उसको मानना पड़ेगा, उसको डिमांड किया जा सकता है कोर्ट से। ठीक है, इफेक्टिव डेट क्या है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? 24 अप्रैल और यहाँ पर 1 जून, तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। मतलब जितना ज्यादा पॉलिटी में उसको बार बार घुमाओगे ना उतनी चीजें इजी होती जाएंगी और अब बहुत आराम से याद कर लोगे। पॉलिटी पढ़ते टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है, मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, आईएएस वाईएएस के जो बच्चे हैं वो जब भी पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम उनको सबसे ज्यादा डर किससे होता है? पॉलिटी से। और आपको बता दूं, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब जब वो अपने आखिरी दौर में चल रहे होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्रेम मेरे को लगता है कि पॉलिटी से ही होता है, क्योंकि चीजें थोड़ी फिक्स काइंड ऑफ है। एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, चीजें याद हो गई, अब उनसे पूछो तो पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, घबराइए मत, आराम से पढ़ते रहिए। एक बुक लेकर के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, चीजें नोट कीजिए, थोड़ी रीडिंग कीजिए। रीडिंग हैबिट डालना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये म्युनिसिपैलिटी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी है। ठीक है, तो कई बार आपने सुना होगा ऐसे नाम खतरनाक से। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज। ये याद रखना, ये 3 टियर नहीं है, 3 टाइप है। मतलब जैसे हमने लोकल सेल्फ गवर्नेंस में पढ़ा था कि 3 टियर है, यहाँ पर 3 टियर नहीं है, ये टाइप है। याद रखना 3 प्रकार के, मतलब ये भी आपसे अलग करके पूछा जा सकता है कि क्या 3 टियर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस बनाया गया है क्या? नहीं, 3 टाइप्स की बात की गई है, ये ध्यान रखना। डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन की क्राइटेरिया। कुल मिलाकर के ये 3 जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरी कौन डिसाइड करेगा? तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये याद रखना। मतलब ये राज्यों के अंदर का व्यवस्था है। नगर पंचायत आपने कई बार सुना होगा, जो छोटे शहर हैं, मतलब शहर जैसे डेवलप्ड हो रहे हैं उनको लोग बोलते हैं कि हम नगर पंचायत में रहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा होगा जो नगर पंचायत से थोड़ा और बड़ा होगा और कोई बहुत ही बड़ा होगा, मतलब जैसे मेट्रो सिटीज में हम लोग जाते हैं, मुंबई कलकत्ता ये सब। तो देखिए, फॉर ट्रांजिशनल एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, मतलब ऐसा जगह जो ग्रामीण तो था लेकिन अब ग्रामीण से उसने यात्रा किधर शुरू कर दी है? शहर की ओर की यात्रा शुरू कर दी है। मतलब कुल मिलाकर के वो गांव जहां पर अब शहर के सारे फीचर दिखने लगे हैं, धीरे धीरे लोग डेवलप होने लगे हैं, ट्रेड बिजनेस हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, चीजें डेवलप काइंड ऑफ हो गई हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये नगर पंचायत बन गया है। मतलब फुल्ली डेवलप्ड सिटी नहीं है, गांव से शहर का यात्रा शुरू किया है, उसको हम बोलते हैं नगर पंचायत। म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज विथ मॉडरेट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुल मिलाकर के ये थोड़ा और आगे जब बढ़ेगा नगर पंचायत, तो वो क्या बन जाएगा? म्युनिसिपल काउंसिल में बदल जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर शहर की पूरी व्यवस्थाएं मिलेगी। ये एक छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने सुना होगा, नगर निगम, नगर पालिका निगम, ये टर्म आपने कई बार कचरा उठाने वाली गाड़ी या साफ सफाई वाले गाड़ी पे पढ़ा होगा। तो ये वही चीजें तो हैं, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, ये चीजें हैं। फॉर लार्ज अर्बन एरियाज मेजर सिटीज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है, बहुत बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? इसका पॉपुलेशन है, कुल मिलाकर के कितने लोग रहते हैं वहां पे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, रेवेन्यू जनरेशन कितना है, मतलब कितने पैसे आ रहे हैं उस शहर से, क्या वहां पे ट्रेड एंड बिजनेस का क्या स्टेटस है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट। कुल मिलाकर के अब लोग खेती बाड़ी छोड़ करके व्यापार वाणिज्य करने लग गए हैं, बिजनेस करने लग गए हैं, ट्रेड करने लग गए हैं, जॉब ओरिएंटेड हो गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो शहर बन गया है। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो शहर कितना बड़ा है या छोटा है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुल मिलाकर के कैसा हो गया? जैसे आप जाइए मुंबई में, देखिए ट्रेड बिजनेस कॉमर्स कितना धड़ल्ले से चल रहा है। खेत वेत तो वहां के बच्चे देखे ही नहीं होंगे,
और देखे होंगे तो टीवी में देखे होंगे, मतलब जो परमानेंट वहीं रह रहे हैं, अब नानी वानी के यहाँ जाते होंगे तो वो देखते होंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो देखिए एक्सेप्शन क्या है, गवर्नर में डिक्लेयर एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप एग्जेम्प्टिंग इट फ्रॉम दिस प्रोविजन। क्लियर है, अगर गवर्नर चाहे तो किसी जगह को क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिसाइड कर सकते हैं और उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। आज मैंने थोड़ा सा फॉन्ट बड़े कर दिए हैं कि आप लोगों को कई बार वो आ रहा था कि थोड़ा मतलब देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप चाहें तो रेजोल्यूशन अपने फोन में सेट कर सकते हैं। हम लोग एकदम फुल एचडी में वीडियो डालते हैं, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आज थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा रखा जाए, आपको इजिली दिख जाए, पर फिर भी अगर दिक्कत ज्यादा तो थोड़ा और आप कर सकते हैं, जूम भी करके देख सकते हैं, अगर स्लाइड टू स्लाइड आपको चीजें दिख जाएंगी थोड़ी बहुत। देखिए कंपोजिशन एग्जैक्टली क्या है, कंपोजिशन और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कैसा है, तो आप जानते हैं कि कंपोजिशन और रिजर्वेशन ऑफ सीट बहुत टफ चीज तो नहीं है। यहाँ पर आप ऐसा सोच लीजिए कि रिजर्वेशन जो है वो कैसा है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जैसा हमने देखा था ना, वैसा ही रिजर्वेशन है। मतलब कुल मिला के क्या है कि वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन होगा, SC ST का जो रिजर्वेशन होगा वो कैसा होगा, तो उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा कि उस जगह पे उनका पॉपुलेशन कैसा है। देखिए मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड हमने पहले ही पढ़ लिया है, फ्रॉम टेरिटोरियल वार्ड्स। कुल मिलाकर के क्या होगा कि एक शहर है, और किधर बनाओ शहर, इधर तो अच्छे लोग बैठे हुए हैं। देखिए मान लीजिए एक कोई शहर है, तो इसमें अलग अलग वार्ड बनाया जाएगा, ठीक है, डिमार्केशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और फिर उस वार्ड में आप जानते हैं इलेक्शन होते हैं वार्ड के थ्रू, तो अलग अलग वार्ड के, टेरिटोरियल वार्ड के थ्रू इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो मेयर होंगे ना और जो चेयरपर्सन होंगे वो कैसे होंगे, ये होंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड या डायरेक्टली इलेक्टेड, ये नहीं पता हमें। मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। कई शहरों में आप देखोगे मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कई जगह पे आप देखोगे कि इनडायरेक्ट होता है, कई जगह पे पहले इनडायरेक्ट होता था अब डायरेक्ट होता है। तो देखो मेयर एंड चेयरपर्सन मेथड डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखना। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, नो वोटिंग राइट्स, क्लियर है। एक्सपर्ट इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, MPs एंड MLAs ऑफ द एरिया। कुल मिलाकर के क्या होगा कि कुछ स्पेशल इनवाइटीज बुलाए जा सकते हैं जो आकर के वहां पे डेवलपमेंट को सिक्योर करें। वोटिंग राइट्स नहीं होगी, ऐसे समझ लीजिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट मैंने बता ही दिया है, SC और ST के लिए प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन। कुल मिलाकर के जितना अमाउंट में, जिस रेशियो में उनका पॉपुलेशन है ना, उस रेशियो में SC और ST की सीटें रिजर्व की जाएंगी। अच्छा है। वुमेन का क्या है, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब 33-34% अप्रॉक्स सीटें, 1/3 सीटें रिजर्वेशन किसके लिए हैं, फीमेल के लिए हैं, इंक्लूडिंग SC ST वुमेन। कुल मिलाकर के 1/3 में कौन है, तो ये रिजर्व लोग भी आएंगे, और मतलब कुल महिलाएं इंक्लूडिंग SC एंड ST, ऐसे याद रखिए। OBC के लिए क्या है, एट स्टेट डिस्क्रिशन। कुल मिलाकर के OBC का क्या है, हमने वहां भी पढ़ा था कि OBC को अगर सीट रिजर्व देना है तो वह राज्य का मैटर है, राज्य समझे कि देना है कि नहीं देना है उसके राज्य में। क्लियर है। रिजर्वेशन फॉर चेयरपर्सन ऑल्सो एप्लीकेबल, किसके लिए, SC ST रिजर्वेशन और वुमेन के लिए। मतलब चेयरपर्सन का भी जो है वो वुमेन और इसके लिए SC ST के लिए रिजर्वेशन होगा, मतलब रिजर्वेशन चेयरपर्सन के लिए भी लागू होगा। आप ऐसे याद रखें, वहां भी हमने ऐसा ही देखा था। कंटिन्यू टिल 2030 आर्टिकल 334। कुल मिलाकर के आप याद रखना कि 2030 तक ये रिजर्वेशन बना रहेगा। उसके बाद अगर पार्लियामेंट चाहे तो फिर से एक्सटेंड किया जाएगा, ये ऐसी व्यवस्था है। चलिए, टेन्योर, डिसोल्यूशन, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले 5 ईयर का टर्म होता है। इन जनरल कंडीशन में 5 ईयर का टर्म होता है, बीच में डिसॉल्व हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, नो मिड टर्म गैप परमिटेड। क्लियर है। कुल मिलाकर के जैसे 5 साल होने वाला है, यहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे 5 साल कंप्लीट होगा, नया मेंबर आकर के अपना ओथ अफर्मेशन लेंगे और यहाँ से फिर चलते रहेगा। मतलब 5-5 साल के उस पे टेन्योर पे ये नया इलेक्शन होता रहेगा, और 5 साल के एक बार मतलब मेंबर इलेक्ट होंगे, वो कितने दिन के लिए, 5 ईयर के लिए इलेक्ट होंगे, ऐसे याद रखिए, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जाएगा डिसोल्यूशन क्या है भाई, तो डिसोल्यूशन रूल क्या है, इफ डिसोल्यूशन अर्ली इलेक्शन विद इन 6 मंथ, इफ रिमाइंडर इज अंडर 6 मंथ, फ्रेश इलेक्शन नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको वहां भी था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि जैसे यहां पे डिसॉल्व हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा, इलेक्शन कर लेना होगा। मतलब इसी टेन्योर के भीतर कहीं भी इलेक्शन करना होगा। लेकिन टर्म ये है कि अगर 6 महीना ही बचा था यहाँ पे, जैसे मान लो कि
4.5 ईयर हो गया है और 5 ईयर के लिए है, तो 6 महीने ही बचा हुआ है, तो इलेक्शन नहीं होगा, 6 महीना वेट कर लेंगे, या अगर इलेक्शन होगा तो वो फिर पूरे फुल टर्म के लिए होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जैसे मान लो बीच में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, डिसॉल्व हो गया, कुछ हो गया, मिड टर्म अगर इलेक्शन हुआ है तो मिड टर्म इलेक्शन के लिए व्यवस्था ऐसा है कि रिमेनिंग टाइम के लिए बाकी लोग इलेक्ट होंगे। जैसे मान लो कि 5 साल के लिए बने थे सभी लोग और 2 साल के बाद ही ये डिसॉल्व हो गया, तो 2 ईयर बाद डिसॉल्व हुआ, तो बाकी 3 ईयर के लिए नया इलेक्शन होगा, ये आप याद रखें। मतलब जो नया इलेक्शन होगा वो कितने दिन के लिए होगा? 3 साल के लिए होगा। अब 6 महीने ही बचा था, तो फिर उतने ढोल ढमाके करना, पूरी व्यवस्थाएं फिर से लगाना, और फिर पूरी व्यवस्था लगाने के बाद 6 महीने मात्र मेंबर रहेंगे, तो ये व्यवस्था कहां से सही है? तो इसलिए ये यहां पर व्यवस्था कर दिया गया कि भाई देखिए, अगर 6 महीने ही बचा है, इतना ही दिन बचा है, तो इलेक्शन मत करवाइए या फुल टर्म के लिए करवाइए। क्लियर है? ये याद रखो। ड्यू प्रोसेस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर डिसोल्यूशन, अ सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन। कुल मिलाकर के आपको अपनी बात रखने का मौका है, डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, आप अपने बात को रख सकते हैं, ऐसा है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है भाई? तो कुल मिलाकर के क्या है, 21 साल अगर किसी का उम्र है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 साल इलेक्शन का एज है, तो आप 21 साल में कहां आ गए। यहां पर किसी भी इलेक्शन के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है? 21 साल, 21 ईयर है। क्लियर है? तो 21 ईयर अगर एज है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और 18 प्लस तो सभी वोट देते हैं, तो इसका कोई दिक्कत है ही नहीं। अदर ग्राउंड्स आर एज पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ, डिस्प्यूट अथॉरिटी डिसाइडेड बाय द स्टेट। और कुल मिलाकर के अगर कोई ऐसा लॉ जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, तो उसके हिसाब से भी देखना होगा। और डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या होगा? तो जो एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वैसा ही कुछ सिमिलर होगा, या जैसा राज्य सरकार बना दे। ठीक है? अब इसमें जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड चीज है, मतलब जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा इसमें इलेक्शन और वो चीजें, इलेक्टोरल रोल वगैरह। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमने बोला है कि चेयरपर्सन और मेयर का जो इलेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और अगर ऐसी व्यवस्था है तो आप याद रखिए कि इस सिचुएशन में स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। तो आप जिस भी स्टेट, अगर आप स्टेट सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई स्टेट के जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेट की क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी थोड़ा सा देख लेंगे जब पेपर देने जाएंगे तो। क्लियर है? बाकी जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, अब ये जो भी इलेक्शन होते हैं इनके, वो कौन करवाता है? तो हमने पढ़ा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया ही जाता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके इलेक्शन के लिए। मतलब पंचायती राज से संबंधित जितने भी इलेक्शन होंगे वो कौन परफॉर्म करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है, याद रखेंगे आप। तो देखिए, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल म्युनिसिपल इलेक्शंस एज वेल एज लोकल सेल्फ गवर्नेंस। आप ऐसे याद रखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है? कंडक्ट्स इलेक्शन क्या है भाई? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है। क्या करना भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन में? कब कहां आचार संहिता लगेगा, कैसी व्यवस्था होगी, कब से नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, मेंबर्स को उनके जो सिंबल होते हैं वो प्रोवाइड करना, ठीक है, ये देखना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, शराब वराब तो नहीं बांट रहे हैं, पैसा वैसा तो नहीं बांट रहे हैं, ये भी चलता है खूब। तो ये सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से इलेक्शन हो जाए वो सारा व्यवस्था करना। ठीक है? तो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज। कुल मिलाकर के क्या है, इसका सारा काम ये है कि म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन सही साट हो जाए, उसके लिए रोल कंडक्ट सब बनाना, नियम बनाना, नियमावली को पब्लिश करना, लोगों को प्रचार करने के लिए समय डिसाइड करना, प्रचार करने देना, ठीक है, फिर प्रचार को एक समय के बाद रोक देना, इलेक्शन करवा लेना, इलेक्शन के बाद उसकी काउंटिंग करवाना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये सारा काम किसका है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। किसके लिए? म्युनिसिपैलिटीज के लिए, मतलब जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके लिए। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या है भाई? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर जो है, हैज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सॉरी ये चल गया थोड़ा ऊपर नीचे, कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट थ्रू अ प्रोसेस अकिन टू दैट ऑफ हाई कोर्ट जज। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, या अगर नहीं आपको पता है तो आगे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, उसमें आप देख लेना, बहुत अच्छे से मतलब ये मैंडेट किया हुआ है, हमने डाला है कि भाई देखिए इनके हटाने का प्रोसीजर क्या है। तो जो एक
हाई कोर्ट के जज के लिए है ना, वही प्रोसेस इनको भी फॉलो किया जाएगा। मतलब इनकी सर्विस, टर्म, टेन्योर और जो भी इनके सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं, सबकी सिक्योरिटी है ताकि ये फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सकें। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है, द 12th शेड्यूल 18 फंक्शंस क्या है भाई? 18 सब्जेक्ट है। पहले तो बस आप इतना याद रख लीजिए कि 12वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं म्युनिसिपैलिटीज के लिए? 18 सब्जेक्ट हैं। पहली फुर्सत में ये याद रखिए, 18 सब्जेक्ट नहीं भी याद हो तो चल जाएगा, पढ़ोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या है, अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज रेगुलेशन, क्लियर है? कैसे शहर का विकास होगा, कौन सा लैंड कैसे किस कैटेगरी में आएगा, किसको क्या बनाना है, तो वो चीजें, जैसे कि मान लो गार्डन वगैरह बनाना है, रोडवेज निकालना है, सारी चीजें है ना। तो वो रोड एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, पानी कैसा आएगा, कहां से आएगा, कब आएगा, वो सारी चीजें, साफ पानी मिलेगा कि नहीं, पब्लिक एमिनिटीज, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, ये सारी चीजें। भाई आप जानते हैं कि आपको अगर घर बनवाना है किसी शहर में तो पहले आपको नक्शा पास करवाना होता है, और उसमें सबसे पहले जो म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ये चेक करता है कि आपके पास प्रॉपर पार्किंग है कि नहीं, और पार्किंग नहीं है तो फिर आपको लिमिटेड घर बनाने का ऑर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप महला पे महला बनाए जा रहे हैं। मतलब ये चीजें कई जगह पे ऐसे लॉ लगे हुए हैं, और कई जगह पे क्या, लगभग सभी जगह लगे हुए हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या है भाई? स्लम इंप्रूवमेंट। अगर जैसे मान लीजिए कई जगह पे स्लम एरिया होते हैं तो उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर स्लम एरिया को इंप्रूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो गरीब लोग बाहर आ ही नहीं पाएंगे उस प्रॉब्लम से। तो ये हो गया अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। सेफ गार्डिंग वीकर सेक्शन, कुल मिलाकर के शहर में रहने वाले कमजोर लोगों की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप जानते हैं, कई बार मैं मतलब बहुत सिंपल बात बता रहा हूं कि जैसे किसी आप बड़े शहर में रहते हैं और आप स्लम में रहते हैं, रोड के किनारे रहते हैं, आपके पास लैंडलेस पर्सन है, तो सरकार घरें बना करके देती है, बहुत एक मिनिमल अमाउंट लेकर के, या फ्री में भी कई बार दिया जाता है रिहेबिलिटेशन के तहत। ये होता है। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से कम है तो कई राज्यों में आप जाएंगे, कई बड़े शहरों में, तो आपको सब्सिडी दिया जाता है बाई स्टेट गवर्नमेंट और बाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलता है। तो मतलब ये समझिए कि सब्सिडाइज करके आपको घर दिया जा रहा है कि आप रह लीजिए, मल्टी वगैरह में फ्लैट लेते हैं तो, अगर गरीब आदमी है तो ये हो रहा है कि नहीं। कल्चरल, एजुकेशनल, एस्थेटिक प्रमोशन, अर्बन एमिनिटीज, पार्क और गार्डन वगैरह बनाना, ये सारी चीजें तो हो गई। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली चले जाइए, कितना पॉल्यूशन है, लोग अब एयर प्यूरिफायर लगाने लग गए, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, और पीआईएल पे पीआईएल डल रहे हैं, तो ये भी व्यवस्था करना होगा। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, फायर सर्विसेज। अब आप जानते हैं कि शहर में अगर आग लगा तो लोगों के घर बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो फायर सर्विस को बहुत एक्टिवेटेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। और जब भी मल्टी वगैरह या कोई बिजनेस के लिए बड़े वो बनाए जाएंगे, मतलब बिजनेस मॉल बोल लीजिए या मल्टीज बोल लीजिए, उस वैसी बड़ी बिल्डिंग कोई बनाई जाएगी तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कि फायर एग्जिट है कि नहीं, दोनों तरफ से सीढ़ी है कि नहीं, ठीक है। उसमें उस मल्टी का अपना जो सोसाइटी बना है उसमें फायर से लड़ने के लिए चीजें रखी हुई हैं कि नहीं, मतलब आग बुझाने वाले जो होते हैं अग्निशामक यंत्र और तंत्र, वो सारे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी। मॉल वगैरह में आप चले जाओ, देखना वहां पे पूरे वो फायर सिस्टम लगा होता है कि अगर कहीं आग लग गया तो अपने आप स्टिमुलेट हो जाता है, अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब व्यवस्थाएं देखना, चेक करना कि भाई शहर के एक तो फायर सर्विस सही रहे, और जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं वो फायर से बचने के लिए वहां पे कैपेबिलिटी है कि नहीं उनकी, ये भी देखा जाएगा, ठीक है। अर्बन फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जानते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वाइटल स्टैटिक्स, बर्थ एंड डेथ, कुल मिला करके इनको भी ठीक रखना कि भाई वहां के लोगों के स्वास्थ्य अच्छे रहे, डेथ रेट कम रहे, ठीक है। जो बच्चे बर्थ ले रहे हैं वो स्वस्थ जन्म लें, और जन्म के बाद उनका मोर्टेलिटी नहीं हो, तो ये भी चीजें देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक एंड अदर में क्या आएगा बेटा, तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्लानिंग, कुल मिलाकर के जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो, उनका सोशल डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस एंड टेनरीज, कुल मिलाकर के जो स्लॉटर हाउसेस आप जानते हैं, जानवर वानवर काटने वाले जो जगह होते हैं उनका भी रेगुलेशन करना। कहीं ऐसा नहीं कि मेन मोहल्ले में खोल दिया जाए, कोई ऐसे लोग धार्मिक लोग रहते हैं, वो सारी चीजें उसको एक प्रॉपर वे में परफॉर्म किया जाए, ठीक है। और टेनरीज होता है जो लेदर वगैरह के लिए चीजें होती हैं उसके लिए, तो ये चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कि स्लॉटर और टेनरीज कैसे खुल रहे हैं, ठीक है। बरी प्लेस जानते हैं ना, ब्यूरल प्लेस, जहां पर कुल मिलाकर के हमारा अंतिम संस्कार जहां होता है, अब वो किसी भी धर्म का हो सकता है, तो क्रीमेशन हो गया, बरी करना हो गया, मतलब कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं हम। तो ये भी अगर शहर बड़ा है तो वहां पर गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी होगा कि वो व्यवस्था करे कि कब्रिस्तान और शमशान
प्रॉपर वे में मिल जाए लोगों को, ठीक है। कैटल पॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी और टू एनिमल्स, तो कुल मिलाकर के जानवरों के साथ भी क्रुएलिटी नहीं हो, ये सारे 18 सब्जेक्ट हैं, आप देख लेना, बहुत टफ नहीं है। तो आपको पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं जो हम डेली देखते हैं और ये होता ही है अगर आप शहर में रहते हैं तो, और शहर नहीं रहते हैं, गांव से कभी घूमने भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ठीक है भाई गार्डन है, बहुत सारे मॉल बने हुए हैं, मॉल में फायर सिस्टम लगा हुआ है, वहां पे फायर ब्रिगेड भी घूमते रहती है, आपने देखा होगा, है ना। फिर जाओगे तो सोशल डेवलपमेंट में देखोगे कि स्लम एरिया इंप्रूवमेंट हो रहा है, गरीबों को घर दिया जा रहा है, तो विकास हो रहा है शहर का, ऐसा आप समझ लीजिए कुल मिलाकर के। म्युनिसिपल फाइनेंस क्या है, तो टैक्स रेवेन्यू कहां से आएगा भाई, प्रॉपर्टी टैक्स आएगा। जैसे कि आप घर वर बनाए तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है तो आपको वो देना पड़ेगा, वाटर आ रहा है उसका टैक्स देना पड़ेगा, बिजली बिल आ रहा है, तो ये सारे बहुत सारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं गवर्नमेंट के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई देखो, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, ये सारे मिलते तो हैं। मूवी देखने जाते हैं हम लोग, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया होता है, ठीक है, या कोई मेला लग रहा है, कुछ भी लग रहा है तो वहां पे एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जा सकता है, ठीक है, कोई शो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ेगा आपको। वाटर, आपके घर में सप्लाई का पानी आ रहा है उसका बिल आता है, अभी साफ सफाई वाली गाड़ी आती है उसका भी बिल आता है, तो ये सारा क्या है, टैक्स वगैरह लगा देना, तो ये सोर्स ऑफ इनकम है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा भाई, फीस होगा, फाइन्स होगा, यूजर चार्जेस होगा, रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज होगा और लॉयल्टीज होगा। अब ये क्या है देखो, फीस वगैरह आ रहा है कुछ किसी चीज का, ठीक है, या ये फाइन्स है, जैसे मान लो किसी पे कोई फाइन लगाया गया, कुछ भी हुआ, तो ये सोर्स ऑफ इनकम ही तो है। शहर में आप देखना गाड़ी पकड़ के पुलिस भयंकर पैसे वसूलती है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो गाड़ी पकड़ाता है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उनसे पकड़ के बाइक वाइक, और उसका फिर चालान बनेगा, चालान क्या है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू ही तो है, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ग्रांट्स एंड डेवल्यूशन, तो देखिए ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंटर क्या है, किसी राज्य के किसी शहर को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तो ग्रांट्स मिलते हैं, है ना। एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी दे सकती है। डिवोल्यूशन बेस्ड ऑन द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, आप जानते हैं स्टेट के फाइनेंस कमीशन जैसा रिकमेंडेशन करे उसके हिसाब से फिर एक जो गवर्नमेंट को जैसा सही लगता है वो डिसीजन लिया जाएगा। लोन्स, अब ये ध्यान रखना कि म्युनिसिपैलिटीज और जो भी लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नेंस है वो लोन लेगी तो बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के लोन नहीं ले सकते, नहीं तो ऐसा नहीं कि राज्य को पता ही नहीं है धीरे से लोन लिए जा रहे हैं, ठीक है, बाद में इनके जाने वाने के बाद पता चला हो तेरी लोन लेकर डेवलपमेंट कर दिया, जनता बड़ी खुश थी, अब देखो हमें भरना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बोरोइंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू स्टेट अप्रूवल, कुल मिलाकर के राज्य से भी अगर आप ले रहे हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं तो राज्य का अप्रूवल जरूरी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये हमने पढ़ा है 73rd में, हर 5 साल पे क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है और उसका काम क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना, ये उनको रिकमेंड करना कि कितना कितना टैक्स वगैरह का बंटवारा हो, कैसे डेवलपमेंट हो पाए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, और वैसे ही 74th के तहत जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें भी कैसे व्यवस्था हो जाए, उनका डेवलपमेंट डिसाइड किया जा सके, तो ये रिकमेंडेशन करना फाइनेंस कमीशन का काम है, याद रखना, हमने पढ़ा हुआ है इसलिए ज्यादा उसको नहीं स्ट्रेच कर रहा हूं। प्लानिंग बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज बनाई जाएंगी, देखिए अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाया जाएगा और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, मतलब कुल मिलाकर के शहर का विकास कैसा हो, देख रहे हैं आप एक मैप बना हुआ है, ये मैप है किसी शहर के डेवलपमेंट का, बैठ करके प्लानिंग कमेटी के लोग बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये बना लो, यहाँ पे ये बना लो, ऐसे डेवलप कर लो, बीच में देखो ये बढ़िया सड़कें दिख रही हैं, बहुत सारे चीजें दिख रही हैं, ड्रेनेज वगैरह भी दिख रहा है, तो ये सारा पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है जब किसी एक बड़े शहर को डेवलप किया जाता है, एंड देन आफ्टर वहां पर मल्टीज और सारी चीजें आपको डेवलप फॉर्म में मिलती हैं। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होगा, तो जिले के लिए देखिए आर्टिकल 243ZG इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, याद रखना, आर्टिकल 243ZG क्या बताता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कंसोलिडेट्स प्लान ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कितना होगा भाई, 4/5 मेंबर इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, कुल मिलाकर के क्या होगा कि एक कमेटी बनाया जाएगा जिसमें 4/5 मेंबर कहां से आएंगे, तो उन्हीं लोगों के द्वारा चुने जाएंगे जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज से चुने गए हैं प्लानिंग कमेटी के लिए, क्लियर है। प्रोपोर्शनल टू द रूरल एंड अर्बन एरिया, और ये कैसा होगा तो किस रेशियो में वहां पे रूरल और अर्बन एरिया है उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या है, तो आर्टिकल 243ZE फॉर मेट्रो एरियाज विथ पॉपुलेशन कितना भाई, मोर देन 10 लाख, 10 लाख से जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर क्या बनाया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन
प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी और इसमें 2/3 मेंबर जो आएंगे वो कहां होंगे, इलेक्टेड फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। ठीक है, यहां पर 4/5 है, यहां पर 2/3 है, कहां से लाए जाएंगे, तो म्युनिसिपैलिटी से और पंचायत से लाए जाएंगे, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर है वही इनको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया। कुल मिलाकर के क्या है कि जो मेट्रो सिटीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ड्राफ्ट बनाना, प्लान बनाना इनका काम होगा। ठीक है, आर्टिकल 243ZG, डिलिमिटेशन ऑर्डर कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट मस्ट बी रेज ओनली थ्रू एन इलेक्शन पेटिशन। तो ये याद रखना, बिना इलेक्शन पेटिशन के कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं हो सकता और इनके जो भी डिलिमिटेशन के ऑर्डर्स हैं उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा याद रख लेना, अगर मन करे तो, ना करे तो चल जाएगा काम मेरे हिसाब से। 8 टाइप के अर्बन लोकल बॉडीज का जिक्र किया गया है हमारे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। मतलब 8 तरीके की क्या होंगी, तो अर्बन बॉडी होंगी, शहरों के जगह हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इनके नाम याद रख लो, भले वो किस कैटेगरी में क्या आते हैं वो नहीं भी रखो तो चल जाएगा। जैसे देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्ज सिटीज काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड अ म्युनिसिपल कमिश्नर, IAS ऑफिसर एज एग्जीक्यूटिव हेड, मेयर इज ऑफन सेरेमोनियल। अब कुल मिलाकर क्या है भाई, मेन जो शहर के कर्ता धर्ता है वो एक शहर के मालिक के फॉर्म में आप समझ लो, तो IAS ऑफिसर होता है, मेयर जो है वो सेरेमोनियल है, मतलब उनके नाम पे, जैसा हमने पढ़ा था ना प्रेसिडेंट वगैरह, वैसा कुछ है। म्युनिसिपैलिटी और NSC और टाउन एरिया, देखिए म्युनिसिपैलिटी फॉर स्मॉलर सिटीज हमने पढ़ा है। ठीक है, नोटिफाइड एरिया कमिटी फॉर फास्ट ग्रोइंग टाउन्स, मतलब नोटिफाइड एरिया कमिटी किसको बोलेंगे, जो बहुत तेजी से वो शहर जो छोटे बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, फुल्ली नॉमिनेटेड। क्लियर है। टाउन एरिया कमिटी फॉर लिमिटेड सिविक फंक्शंस, थोड़ा बहुत देखते रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि 8 तरीके के अर्बन लोकल बॉडीज का बात किया गया है। कंटोनमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्ट भी याद रखो 2006 का, तो ये आपसे पूछा जाएगा, गवर्न बाई कंटोनमेंट एक्ट 2006 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिक्स्ड इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, 62 बोर्ड्स अक्रॉस इंडिया। अभी कितने हैं, 62 हैं, और इसमें लोग कैसे होते हैं, तो मिक्स होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। और किसके अंदर काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वहां पर घर कैसे बनेंगे, प्लान कैसा होगा, क्या मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाना मना है, मतलब एक मंजिला से ज्यादा इमारत बनाना मना है या अलाउड है, कितने दूर तक आप बहुमंजिली इमारत नहीं बना सकते, मतलब मल्टी स्टोर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ये सब यहां पर किया जा सकता है। क्यों भाई, मिलिट्री के लोग रह रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उस जगह पे हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग चलती है, कुछ भी होता हो, तो वो चीजें हम लीक नहीं करना चाहते और उनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। तो दोनों कंडीशन में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करता है, ये ध्यान रख लेना। टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड SPS, अब टाउनशिप आप जानते हैं, टाउनशिप रन बाई पब्लिक एंटरप्राइजेस, नो इलेक्शंस। कुल मिलाकर के टाउनशिप जो होता है उसमें इलेक्शन कहां होते हैं आप जानते तो हो। पोर्ट ट्रस्ट मैनेजमेंट सिविक फंक्शंस नियर पोर्ट्स, अब जैसे मान लो मुंबई पोर्ट हो गया या गोवा पोर्ट हो गया, या आप कलकत्ता पोर्ट पे चले जाओ, जहां से जहाजों से आदान प्रदान हो रहा है चीजों का, जहाजों से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, बंदरगाह। कुल मिलाकर के स्पेशल पर्पस एजेंसीज जैसे वाटर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स, ठीक है, फंक्शन इंडिपेंडेंटली, तो ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ये लोग, बाकी तो आप जानते ही हैं, हम इतनी देर से देख रहे हैं यही चीजें। देखिए अब इसके बाद स्पेशल पर्पस एजेंसीज क्या है, तो देखिए सबसे पहले अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम क्या होगा भाई, शहरों के विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, मास्टर प्लानिंग एंड लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वाटर एंड हाउसिंग बोर्ड का काम क्या होगा, आप जानते हैं हाउसिंग बोर्ड्स घर बनाते हैं, अपने कॉलोनीज काटते हैं और उसके बाद दूसरी कॉलोनीज को परमिट भी यही करते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड से आपको जाकर के परमिशन लेना पड़ेगा। सप्लाई, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड पब्लिक हाउसिंग, क्लियर है, ये काम है। और वाटर बोर्ड का तो वही काम होगा, पानी वानी, साफ पानी आए बढ़िया, किस जगह से पानी आएगा। ठीक है, स्पेशल एजेंसीज हैं, ये आपको बता चुका हूं। पॉल्यूशन कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। अब पॉल्यूशन कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्ट बोर्ड को क्यों भाई, तो पॉल्यूशन कंट्रोल, शहर में पॉल्यूशन का लेवल कैसा है, क्या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है, व्हीकलें जो चल रही हैं वो कैसी चल रही है, जैसे दिल्ली वगैरह में जाओ तो पुरानी गाड़ियों को पकड़ लेते हैं वो। ठीक है, पॉल्यूशन PUC है कि नहीं गाड़ियों का, ये भी चेक किया जाएगा, तो वो चीजें। तो एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, कुल मिलाकर के इनका काम 2 होगा। एक तो पहले कि गाड़ियों को, मतलब कुल मिलाकर के किसी भी तरीके के पॉल्यूशन फैलाने वाली चीजों को कंट्रोल किया जाए। दूसरा, जनता अगर रह रही है तो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित किया जाए, जैसे मेट्रो लगाना, सिटी बस चलाना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उन चीजों को करना। ठीक है, स्पेशल पर्पस एजेंसीज क्या होती हैं,
are function specific bodies created to handle particular urban services. They operate independently and are not subordinate to municipalities. कुल मिलाकर के ये म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर में काम नहीं करती हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और इनका काम इंडिपेंडेंटली चलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्पेशल पर्पस एजेंसीज जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर काम करती हैं, तो नहीं भाई, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं कुछ जो अपने हिसाब से काम करती हैं। क्लियर है, मतलब अपने क्या सरकार जैसा इनको डायरेक्शन दे। म्युनिसिपल पर्सनल सिस्टम, अब ये म्युनिसिपल पर्सनल सिस्टम क्या है भाई? म्युनिसिपैलिटीज या जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जो भी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, उनके ऑफिसर्स या जो भी कर्मचारी वगैरह हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे, किस तरीके का उनका सर्विस होगा, क्या उनके सर्विस के कंडीशन होंगे, वो चीजें हैं। तो ये तीन तरीके के हो सकते हैं, सेपरेट पर्सनल हो सकते हैं, यूनिफाइड पर्सनल हो सकते हैं और इंटीग्रेटेड पर्सनल हो सकते हैं। अब देखिए ये क्या है सेपरेट पर्सनल, मतलब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अंदर या उनका डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर ही अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट हो रहा है और उनका तबादला नहीं होगा। ये ऐसा किया जा सकता है कि भाई वहां से जुड़े रहे, वहां पे डेवलपमेंट को सुनिश्चित करते रहे। ठीक है, तो देखिए ईच म्युनिसिपैलिटी मेंटेन इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्टाफ। कुल मिलाकर के इनके जो भी स्टाफ है, जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो क्या है, खुद से हायर किए गए हैं, मैनेज किए गए हैं एंड डिसमिस्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज। कुल मिला के इनका पूरा रख रखाव कौन देख रहा है? म्युनिसिपैलिटीज देख रही हैं इटसेल्फ। ऑफिसर्स लोकल ऑटोनॉमी बट लिमिटेड इंटरसिटी मोबिलिटी। कुल मिलाकर के ये एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अगर किसी को हायर किया है और वो कैसा है, तो सेपरेट पर्सनल के थ्रू हायर किया गया, मतलब बोला गया कि आप लखनऊ में ही काम करेंगे, तो उनका ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा, वो लखनऊ के लिए अपॉइंटेड रहेंगे, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा उनका पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, यूनिफाइड क्या है भाई? अ कॉमन कैडर ऑफ म्युनिसिपल स्टाफ मेंटेन एट द स्टेट लेवल। क्लियर है, सर्विंग अक्रॉस म्युनिसिपैलिटीज, प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड कंसिस्टेंट सर्विसेज डिलीवरी। कुल मिलाकर के क्या है, ये स्टेट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और ये यूनिफाइड फॉर्म में, मतलब कुल मिलाकर के कहीं भी इनका ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, वैसे काम करेंगे। इंटीग्रेटेड क्या है भाई? ये तो बहुत लफड़े वाला काम है, मतलब लफड़े का क्या, सही है। म्युनिसिपल स्टाफ आर पार्ट ऑफ द जनरल स्टेट सर्विसेज, मतलब कुल मिलाकर के ये लोग कौन है भाई? स्टेट के द्वारा तो अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन काम कहां करेंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज या लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नेंस में ही काम करेंगे। ये इंटीग्रेटेड कैसे हैं? इनका ट्रांसफर डिपार्टमेंट भी चेंज किया जा सकता है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, एंड मे बी डिप्लॉयड अक्रॉस बोथ स्टेट एंड म्युनिसिपल पोजीशंस, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। कुल मिलाकर के क्या है कि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कल कहीं और पहुंचा दिएगा, परसों कहीं और पहुंचा दिएगा, तो ये ऐसे हैं इंटीग्रेटेड वाले। क्लियर है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, कहीं भी जिले में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन रहेंगे म्युनिसिपैलिटीज में ही या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मतलब कुल मिलाकर के शहरी निकाय में ही काम करेंगे। ये शहरी और किसी और निकाय में भी काम कर सकते हैं, आप ऐसा याद रख लीजिए। हिंदी वाले बच्चे दिक्कत नहीं जानी चाहिए, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको हिंदी के एक एक चीजें प्रोवाइड कर सकूं, कहीं आपको दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत फिर भी हो रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं और कोशिश करूंगा आपको हिंदी बताने की। स्लाइड्स हमारी नो डाउट इंग्लिश में है, क्योंकि हिंदी बहुत डिफिकल्ट है पढ़ना मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, पर आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में, और बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी, आप अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो। नहीं पढ़ रहे हैं तो बातें सुन लीजिए, बुक अपनी हिंदी की रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए, द चॉइस ऑफ पर्सनल सिस्टम डिलीवरी अफेक्ट्स द एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। थोड़ा बहुत याद रखो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, देख लो। इंपॉर्टेंट क्या है भाई यहां पर? सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट established in 1954 under Article 263, an advisory body and recommends politics, promotes center state cooperation, advises on financial assistance and review performance of urban local bodies nationwide। क्लियर है, ये किस लिए बनाया गया था भाई? कि लोकल अर्बन बॉडीज कैसे काम कर रही हैं उनको रिव्यू करता रहे, एडवाइस करता रहे। देख लो थोड़ा बहुत, 1954 में बनाया गया था। कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या है भाई? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 किसके लिए जरूरी है? तो ये इसी के थ्रू हमारे जो भी हम पढ़ रहे हैं लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नेंस, वो एस्टैब्लिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया किसमें? पार्ट 9A में, और 12 शेड्यूल जोड़ा गया और नए आर्टिकल्स जोड़े गए जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, 3 टियर नहीं है, ये याद रखना, ऑफ म्युनिसिपैलिटीज।
नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी हमने देखा बढ़ते क्रम में है ये, सबसे छोटे नगर पंचायत, इसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल और इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो थोड़ा याद रख लीजिए। 18 फंक्शन है इसके 12 शेड्यूल में डले हुए हैं, ये हमने पढ़ लिया है। डिवॉल्व नॉट ऑटोमेटिक एंड स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड एक्सटेंड, याद रख लेना, मतलब कुल मिलाकर के 11वें अनुसूची में 18 सब्जेक्ट हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। एग्जाम्पशंस अप्लाई क्या है भाई, तो कोई भी शेड्यूल और ट्राइबल एरिया या दार्जिलिंग हिल हो गया, जो हमने पढ़ा था वहां पे 73rd में, वैसे ही एरिया में ये भी एग्जेम्प्ट किए जा सकते हैं, मतलब वहां